नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव इस सूची में शामिल है। साथ ही साथ डिंपल यानी अखिलेश यादव की धर्मपत्नी अवधेश, जया बच्चन स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। जेल में बंद आजम खान का भी नाम इस लिस्ट में। यूपी उपचुनाव में जेल से प्रचार करेंगे आजम खान। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। और इन सूची में जो नाम है वो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत रामगोपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव और धर्मपत्नी अवधेश, धर्मपत्नी डिंपल और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, जया बच्चन स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ एक नाम और आपको बता दें, जेल में बंद आजम खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो यूपी उपचुनाव में जेल से प्रचार करेंगे आजम खान। तो आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर में जिस वक्त चुनाव था उस वक्त भी आजम खान जेल में बंद थे और उस वक्त भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और एक बम्पर जीत हासिल हुई थी। तो आपको बता दें कि आजम खान इस बार भी जेल से प्रचार प्रसार करेंगे और 19 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। यह सूची हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर पार्टी अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, टॉप के नेता इस बार उपचुनाव में जमीनी स्तर पर उतरकर ये 3 नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, उपचुनाव की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है, कमर कस ली है। 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। कौन कौन से नाम है अध्यक्ष और डिंपल यादव, और कौन कौन से नाम है जो इस लिस्ट में शामिल है? जी बिल्कुल, सीएम समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है इस चुनाव को लेकर और लगातार जो है समाजवादी पार्टी नए नए प्लान तैयार कर रही है जिससे बीजेपी को हराया जा सके। अगर यूपी के चुनाव की बात करें तो सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से सूची जारी की गई है। जो स्टार प्रचारकों की सूची 19 नाम शामिल है। सबसे पहला नाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है और दूसरे नंबर पर रामगोपाल यादव है। उसके बाद डिंपल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, रामजी लाल सुमन, अवधेश प्रसाद, हरेंद्र बलिन समेत 19 नाम है। यह सूची कहा जा रहा है कि सीधे फार्मूले पर सूची भी तैयार की गई है। जेल में बंद आजम खान यानी कि सजा याफ्ता बंदी आजम खान को स्टार प्रचारक रखा गया है। और जिस तरह से अब आजम खान को लेकर बीजेपी निशाना साध रही है और यह कह रही है कि आजम खान जेल में बंद है, सजा याफ्ता है। और जिस तरह से राकेश त्रिपाठी के नहीं तो आसिफ आजम खान का जिक्र देखिए, आजम खान का जिक्र हुआ तो जाहिर सी बात है बीजेपी रिटेलिएट करेगी। अब वो सजा याफ्ता है, लेकिन इसके पहले भी हमने आजम खान को देखा है कि वो जेल से चुनाव प्रचार प्रसार किए हैं, बाद परिणाम बदले हैं। क्या यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक नाम ये एक बार फिर देखने को मिल रहा है आजम खान का? देखिए, जेल में बंद आजम खान की बात करें तो वह काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। पश्चिम की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका भी दबदबा है और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। और यह भी एक रणनीति के तहत बनाए गए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव या नहीं चाहते कि आजम खान नाराज हो। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आजम खान नाराज हुए थे उससे कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी असमंजस में पड़ गई थी और जो उनके चहेते हैं ऋषिवीरा का नाम लिया जाए उनको टिकट देना पड़ा था सपा प्रमुख अखिलेश यादव को। और इतना ही नहीं, इस तरह से जो है अन्य प्रत्याशी को उपस्थित क्षेत्र की बात करें चाहे मुरादाबाद, रामपुर की, यहाँ पर भी काफी दखल रहा है। और अब जिस तरह से उपचुनाव में आजम खान का नाम शामिल किया गया है इसके पीछे भी कई राज है
जिसको समाजवादी पार्टी कहना नहीं चाहती, क्योंकि अगर आजम खान नाराज हुए तो वह जेल से ही कहीं न कहीं सपा का खेला खराब कर सकते हैं। मिर्जापुर सीट, उधर की सीट और खैर सीट पर आजम खान का दबदबा अब भी माना जाता है। हालांकि जो सूची तैयार की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यह कहा जा रहा है कि यह सूची पीडीएफ फार्मूले पर है। नहीं, उसी पे मैं आ रहा था आसिफ, मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि चाहे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो या पीडीएफ फॉर्मूला, एमवाई फॉर्मूला के तहत 2 कदम आगे रहना या फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करना, साफ तौर पर अखिलेश यादव 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक एज लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि ये उपचुनाव कई तरीके से और कई एंगल से यह अहम हो जाता है। क्या ये जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है ये वाकई में जमीन पर या एक तरीके से कहे कि 9 विधानसभा उपचुनाव में सीट पर वो इंपैक्ट डाल सकते हैं या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर एक एयर तैयार किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि उनकी जो सूची है उसमें भी पीडीएफ फार्मूला इस्तेमाल किया गया है और इसमें सबको साथ लेने की कोशिश की गई है, चाहे मुस्लिम चेहरे हो, दलित चेहरे हो या फिर अल्पसंख्यक और अगड़े हो। तो कुल मिलाकर यह तो रहा समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला। लेकिन जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो यही सेम सूची जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों की जारी की गई थी, जहां पर जो है या स्टार प्रचारक पहुंचे ही नहीं थे और समाजवादी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। अब यहाँ पर जिस तरह से अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी की मजबूत जमीन मानी जाती है। इसे इसलिए भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, 37 सीटों पर कब्जा किया, बीजेपी को झटका दिया और बीजेपी यानी कि आसिफ ये 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखने के बाद एक चीज जो बिल्कुल साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी अखिलेश यादव ने पीडीएफ और एमवाई का जो उनका कॉम्बिनेशन है उसको बनाए रखे। निश्चित तौर पर जिस तरह से जो सूची सामने आई है इसमें रामजी लाल सुमन भी हैं, अजीत प्रसाद भी हैं, डिम्पल यादव भी हैं और चाचा शिवपाल यादव भी रखे गए हैं। हालांकि चाचा शिवपाल यादव का 6वें नंबर पर नाम शामिल है, दूसरे नंबर पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव का है और तीसरे नंबर पर आजम खान है। तो कहा जा सकता है कि पीडीएफ फार्मूले पर यह लिस्ट जो है स्टार प्रचारकों की जारी की गई है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं, चाहे आजम खान का ले लीजिए या फिर कुछ ऐसे चेहरे हैं, चाहे अजीत प्रसाद का, तो अजीत प्रसाद अपने बेटे को जिताने में मशगूल रह सकते हैं, आजम खान जेल में ही है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ विस्तृत रूप से साझा करने के लिए आसिफ। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने इस पर क्या कुछ कहा है, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में एक बहुत हैरत अंगेज करने वाला नाम है आजम खान। आजम खान सजायाफ्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की मंशा समाजवादी पार्टी ने पाल रखी है। यानी जेल में बंद अपराधी, माफिया, गुंडे, बदमाश जब तक समाजवादी पार्टी के साथ ना आ जाए, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। लेकिन उनके मंसूबे धरे रह जाएंगे क्योंकि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले। न जाने कितने विधवाओं की, गरीबों की, मुस्लिमों की भी उन्होंने जमीनें कब्जाने का काम किया है। उन पर सजायाफ्ता हो चुके कोर्ट ने ट्रायल करके, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी उनको अपना सर का ताज मानने से इनकार नहीं कर रही है। तो यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एक नाम आजम खान है, जिसको लेकर सियासत हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ से पहले धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण होगा। धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण की सरकार की प्राथमिकता है। भारद्वाज मुनि के आश्रम का पुनर्निर्माण किया जाएगा, साथ ही 13 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण का बजट रखा गया है। तो भारद्वाज मुनि का आश्रम और महाकुंभ से पहले धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण होगा। तो धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण की सरकार की प्राथमिकता है और 2025 प्रयागराज महाकुंभ से पहले
इन आश्रमों का, इन धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा बजट भी 13 करोड़ रुपए अलॉट कर दिया गया है। तो महाकुंभ से पहले ये जो धार्मिक स्थल हैं, इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, महाकुंभ 2025 से पहले अब जो ये पुनर्निर्माण किया जाएगा, जो धार्मिक स्थल है, ये कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं? क्या स्पेसिफिक कोई धार्मिक स्थल है या अभी उनको स्पेसिफिकेशन उनका नहीं हुआ है कि ये कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इससे पहले भी जो आयोजन हुए हैं मेले के, कुंभ के, उसमें भी धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण या उसके जीर्णोद्धार के लिए बजट दिया गया। इस बार क्योंकि महाकुंभ हो रहा है, तो इस बार जो यहाँ के चिन्हित धार्मिक स्थल हैं या आश्रम हैं या अखाड़ों से जुड़े जो स्थान हैं, उनको उनके निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए जो भी जरूरतें हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही है। उसके लिए बाकायदा बजट पास भी कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जो डेडलाइन है उस डेडलाइन में इन चीजों को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि संगम नगरी एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह के स्थलों के लिए भी जाना जाता है। खासतौर से जैसे कि आप भारद्वाज पार्क की बात करें, उसके जीर्णोद्धार के लिए जहाँ बजट दिया गया, वहीं यहाँ पर कई मंदिर हैं जो मेले के आसपास ही पड़ते हैं, उनको भी किस तरह से सजाया जाए और उसमें कैसे और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए भी बजट पास किया गया। उसके अलावा जो यहाँ अखाड़ों के जुड़े स्थान हैं, उनको लेकर के भी बातें की जा रही थी। ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो ये कार्य है वो तेजी से किए जाएंगे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हर दिशा में जो कुंभ आयोजन है उस बेहतर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए तमाम जो घाटों के निर्माण है वो कराए जा रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ जो यहाँ के प्राचीन मंदिर या प्राचीन आश्रम हैं, उनको भी कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको कैसे सुसज्जित किया जाए, उसके लेकर के बजट पास किया गया और उस पर काम भी शुरू हो रहा है। यानी कि शोएब, जिस तरीके से प्रदेश की सरकार यानी योगी की सरकार जिस तरीके से महाकुंभ से पहले हर प्रकार की तैयारी करना चाहती है, किसी प्रकार का इफ बट ना रह जाए, इसलिए ये जो धार्मिक स्थल हैं उनको उनका पुनर्निर्माण करवा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई सवाल जवाब ना हो या कोई सवाल ना खड़े हो महाकुंभ के समय में। क्योंकि महाकुंभ इस बार जो होने जा रहा है वो इतना भव्य होने जा रहा है, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए भी ये इनिशिएटिव लिया गया है सरकार की तरफ से। बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और जब माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के बाद ये जो यहाँ के प्राचीन मंदिर है या ऐसे स्थान है, वहां पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते हैं। तो उनके लिए वो जगह यादगार रहे, देखने योग्य और आकर्षित बनाने के लिए सारी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, ताकि जो देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे वो ये सारी चीजों को देख करके एक सुखद अनुभव करें और जो यहाँ की भारतीय संस्कृति है, यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं या आश्रम है, वो बेहतर तरीके से सुसज्जित रहेगा। तो एक अच्छी छवि और एक अच्छी इमेज लेकर के श्रद्धालु जाएंगे और इसीलिए ये कार्य किए जा रहे हैं। उसके लिए बाकायदा बजट भी पास कर। शोएब, ये जो पुनर्निर्माण का आदेश आया है धार्मिक स्थलों का, इसकी एक कोई फिक्स डेट है कि समय, मतलब एक टाइमलाइन है, एक गाइडलाइन है कि इतने समय के अंदर पुनर्निर्माण हो जाना चाहिए? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, इन सारे कामों की, ज्यादातर कामों की जो डेडलाइन है वो दिसंबर महीना है। 15 दिसंबर के आसपास तमाम कामों की डेडलाइन है और यही उम्मीद की जा रही कि इन कामों के भी यही डेडलाइन रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगे, लेकिन क्योंकि जनवरी से ये पूरा आयोजन शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ये पक्का माना जा रहा है कि दिसंबर ही इसकी डेडलाइन होगी। क्योंकि जनवरी से फिर श्रद्धालुओं का जो पहला स्नान है वो 13 जनवरी और 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले ये सारे कार्य कर लिए जाएंगे और ये उम्मीद की जा रही कि यही डेडलाइन होगी कि दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा काम कर लिए जाए, ताकि जनवरी में जब श्रद्धालु यहाँ पे आना शुरू हो तो वो सारी चीजें जो होनी है वो हो जाएं, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुखद अनुभव मिले और सारी चीजें जो सरकार की योजनाएं हैं वो अमली जामा भी पहन सके। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण होगा, भारद्वाज मुनि आश्रम का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 13 करोड़ रुपए बजट अलॉट किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक एसी के कमरे में, माफ करिएगा, बैठे रह जाएंगे, ये कह रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
सभी सीटों पर भाजपा जीतने जा रही है और दिवाली पर बर्न यूनिट को एक्टिव किया गया है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है, 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, उसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो इसी के कमरे में ही बैठे रह जाएंगे और सभी सीटें पर भाजपा जीतने जा रही है। तो हम आपको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, एक बार आपको वो सुनिए। कि स्टार प्रचारक उनके वातानुकूलित कक्षों में लखनऊ में ही बैठे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के सभी सीटों को उपचुनाव में जो 9 सीटों पर हो रहा, हर जगह भाजपा ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आम जनता को साथ लेकर के, सर्व समाज को साथ लेकर के, गरीब जनता को साथ लेकर के, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में हैं और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ है। दीपावली के त्योहार के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे सीएमओज हैं, जो सीएमएस हैं, उनको निर्देश दिए हैं। सभी हॉस्पिटल्स में लगातार हम चौकन्ने रहेंगे। सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उनसे अनुरोध किया गया है कि सभी अस्पतालों में जो बर्न यूनिट है उसे सक्रिय करें। जो पटाखे जलाने के दौरान कहीं जलने से कहीं चोट पहुंचती है या कभी कभी देखा गया आंख में भी चिंगारी लगती है, लाइट लग जाती है, तो ऐसी सारी दवाइयां, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और सभी को सतर्क मोड पर रहने के लिए कहा गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और अहम बड़ी खबर के साथ। मथुरा से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरएसएस की बैठक आज दूसरा दिन और आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो कटेंगे, हम धर्म जाति पर बटेंगे तो हमारा नुकसान होगा। समाज में, आचरण में एकता लाना बहुत ही जरूरी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक साथ नहीं रहेंगे तो गड़बड़ होगी, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे। और इस बयान के बाद खूब सियासत भी हुई और खूब रस्साकसी भी देखने को मिला। लेकिन अब आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय का बड़ा बयान इस मामले में सुनकर निकलकर सामने आया है। एक बार आपको सरकारवाहक का बयान सुनवाते हैं। दत्तात्रेय सुनिए। जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा तो हो सकता है। जो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय। तो अगली खबर अमरोहा से है, जहां अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिसके बाद बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। लाखों रुपए की चोरी कर प्रशासन की कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग माफियाओं में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि माफिया अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और अब जो कार्रवाई की गई है इससे माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर सहरसा से है, जहां विशनपुर निवासी महिला सिंकी नाई ने जमीन विवाद का फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने कार्यालय जाने से पहले जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, पुलिस कर्मियों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। के आसपास पता चला कि जिला पुलिस कार्यालय के समीप एक महिला की तबीयत खराब हो गई है और वो उल्टी कर रही है, जिसे तत्काल पुलिस कर्मियों द्वारा ही प्राथमिक उपचार हेतु सदर अस्पताल भेजा गया और 1 घंटे के अंदर महिला स्टेबल हो गई। अभी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया अभी महिला खतरे से बाहर है, जिसे 24 घंटे तक हम लोग सुपरविजन में रखेंगे। इसका अभी बयान लिया जा रहा है, उस हिसाब से आगे तक कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर भी सहरसा से है, जहां 14 साल के लड़के को खेलने के दौरान बिजली की तार की चपेट में वो अचानक आ गया, जिससे
बालक की करंट लगने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बालक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला घटना चिरैया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भोजपुर से है, जहां एक महिला का शव बरामद हुआ। महिला 2 दिन पहले आरा आने के लिए घर से निकली थी और जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, और शाम तक वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने काफी खोजबीन की। खोजबीन के दौरान उदवंत नगर थाना में परिजनों ने इस पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन वो महिला नहीं मिली। जिसके बाद परिजन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आहर में उन्हें खोजना शुरू किया। कुछ देर खोजने के बाद उनके शव को आहर से बाहर निकाल लिया। तो खबर रायबरेली से है, जहां दीपावली पर्व को देखते हुए बसों की जो फेरी है यानी आवाजाही है वो बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि लखनऊ रोड पर 24 घंटे में 210 बसें फेरे लगाएंगी। इसके साथ ही 24 घंटे पूछताछ केंद्र जो है वो खुला रहेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि लखनऊ रूट पर 70 बसों का संचालन होगा, और ये सब दीपावली को लेकर ये जो बसों की फेरी बढ़ाई गई है, ये सब दीपावली के मद्देनजर ये किया गया। तो अगली खबर बिजनौर से है, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, और टक्कर लगने से एक बाइक सवार काफी दूर जा गिरा। हादसे में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे जो युवक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हादसे के दौरान की, और हादसे का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके जरिए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो अगली खबर अयोध्या से है, जहां राजे स्वीट के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। आपको बता दें कि गोदाम से कुल 1 क्विंटल 80 किलो खोवा जब्त किया गया, जिनकी कीमत जो बताई जा रही है वो तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास है। प्रशासन को इस बात का अंदेशा है कि ये खोवा जो है वो मिलावटी का है। इसके अलावा गोदाम से 3 खाद्य सामानों के सैंपल लिए गए, और जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया। एक क्विंटल 80 किलो खोआ बरामद हुआ। तो खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार गोकशों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग कर दी, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 3 जो गोकश थे वो घायल हो गए, और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। घायल गोकशों से 3 तमंचे और बाइक बरामद। तो अगली खबर संभल से है, जहां बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको यह बता दें कि बिजली चोरी के आरोप में दर्ज एफआईआर के बाद अब बिजली विभाग ने पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ 54 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। विभाग ने वर्ष 2012 से वर्तमान तक का बिजली विभाग ने जुर्माना जोड़ दिया, और बिजली विभाग की यह बड़ी कार्रवाई सामने निकल कर आई। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।